सारी जिंदगी छोटी बड़ी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद रिटायरमेंट का समय आपका अपना होता है, जब आप जिंदगी की भागदौड़ से दूर सुकून से जीना चाहते हैं। और इसके लिए जरूरी है सही फाइनेंशियल प्लानिंग, ताकि रिटायरमेंट के समय आप किसी पर निर्भर नहीं रहें और अपनी जिंदगी बिना किसी समझौते और एडजस्टमेंट के बिता सकें। योर मनी में आज करेंगे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, बताएंगे आपको रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े आसान टिप्स। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारे खास मेहमान है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत उस्तगी। आपका स्वागत है हेमंत। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ और आपको बताते हैं कि किस तरह से अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग की जा सकती है। तो हेमंत जी, रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल अक्सर हम देखते हैं कि लोग सारी गोल्स पूरे करने के बाद रिटायरमेंट गोल पर आते हैं और सोचते हैं कि चलो अब मैं रिटायर हो चुका हूँ या होने वाला हूँ, अब सुकून की जिंदगी मैं चाहता हूँ, तो अब कुछ रिटायरमेंट के बारे में सोचा जाए। लेकिन जब हम निवेश रणनीति की बात करते हैं तो इसका बिल्कुल उल्टा तरीका आपको अपनाना पड़ता है। बाकी तमाम गोल्स को आप बाद में रखें, लेकिन सबसे पहले रिटायरमेंट की प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। जी कविता, जैसे आपने कहा रिटायरमेंट प्लानिंग किसी के लिए भी, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, लेकिन जैसा आपने कहा वो सबसे कम प्रायोरिटी हम उसको देते हैं। हमको लगता है क्योंकि एक्चुअली क्या है, हमारी फैमिली में, हमारे लाइफ में इतनी सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हमको लगता है कि हम पहले उनको निभा लें, अपनी जिंदगी के बारे में बाद में सोचेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट गोल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके दूसरे गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट गोल है, क्योंकि जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जहां पे हमारे पास इनकम नहीं है। हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जहां पे इन्फ्लेशन तभी भी रहेगा, हमारे खर्चे बढ़ते रहेंगे। तो जब आपकी इनकम नहीं होगी और आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे, तो वो जो समय है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको मालूम नहीं आप कितनी लाइफ है आपकी। आप रिटायरमेंट के बाद 20 साल जीने वाले हैं कि 30 साल जीने वाले हैं। Exactly. तो ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि आपका जो पैसा है वो आपकी लाइफ से पहले खत्म हो जाए। तो आई थिंक अगर ये हम इंपॉर्टेंट चीज समझ लें तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, कोई भी आदमी इसको शुरू नहीं करना चाहते। किसी को लगता है कि अभी इतने यंग हैं, अभी जॉब मिली है, सोचना ही नहीं चाहते उस बारे में। तो जी बिल्कुल, हमको लगता है कि अभी तो नौकरी शुरू की है, कमाना शुरू किया, थोड़ा लाइफ को एंजॉय कर लें। अभी से क्या हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए घबरा जाते हैं कि उनको लगता है कि अगर मुझे रिटायरमेंट में 1 करोड़ चाहिए तो मैं इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं, तो वो डर के हम शुरुआत ही नहीं करते। कुछ लोग इसलिए शुरू नहीं करते, उनको लगता है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि आज के समय में अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करके इन्वेस्ट करें, छोटी रकम से भी आप बड़ी रकम बना सकते हैं। और कुछ लोग इसलिए नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा इंपॉर्टेंट गोल है लाइफ का, जहां पे मुझे बहुत पैसा चाहिए, मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूं जहां पे मेरा नुकसान हो जाए। तो आई थिंक डिफरेंट कारण से, बहुत अलग भिन्न भिन्न कारणों की वजह से कहीं ना कहीं वो जो है पूरी प्लानिंग गलत हो जाती है। या तो हम प्लान नहीं करते, प्लान करते हैं तो शुरुआत नहीं करते, या डिसिप्लिन नहीं करते। जबकि जैसा हमने पहले कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है और इसके लिए 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये कि आप जितना जल्दी हो सके उसकी शुरुआत कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि उसका फायदा क्या है, देखिए, जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो एक तो आपके पास लंबा समय है पैसा इन्वेस्ट करने का। दूसरा, आपके पास लंबा समय है कि आपका जो पैसा है वो ग्रो हो, यानी जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं वो आपको मिलेगा। तीसरा, क्योंकि आप लंबा समय अपनी इन्वेस्टमेंट को दे रहे हैं, तो आप ऐसी एसेट क्लासेज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी जैसे इक्विटी है, जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छी रिटर्न देती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में वॉलेटाइल होती है। क्योंकि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो वॉलेटिलिटी का जो असर है काफी हद तक आपके उसका जो पोर्टफोलियो पे फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट ये जो वॉलेटिलिटी है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो आपके फेवर में काम करता है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि जितना जल्दी हो सके आप उसकी शुरुआत कीजिए। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई 25 ईयर ओल्ड है जो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं रिटायरमेंट के लिए। 35 साल है उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे मैंने पहले कहा, 35 साल का समय है। इक्विटी में आप उसको पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो अगर मैं 12% का उनका रिटर्न मान के चलूं एनुअलाइज के, इतनी रिटर्न आपको मिलेगी, जो मुझे लगता है इतने लंबे समय के लिए काफी कंजर्वेटिव है, तो भी उनके पास 3.25 करोड़ का पोर्टफोलियो कॉर्पस बन जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, जितना अगर 35 साल की उम्र में आप निवेश की शुरुआत 25 साल में शुरू करते हैं, आप सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं पूरी लाइफ, जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं। 35 साल आपने इन्वेस्ट किया, 12% का रिटर्न एनुअलाइज मान के चल रहे हैं, 2.25 करोड़ का कॉर्पस आप बनाते हैं। इसको अगर आप डिले करते हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, हम सबको आदत है कि हम चलिए इसको बाद में देखेंगे। इसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि उन्होंने इसको 20 साल डिले किया। सोचा बच्चों की पढ़ाई कर लेते हैं, बाकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो पूरी कर लेते हैं, फिर जाके करेंगे। यही रकम उनको बनाने के लिए
क्योंकि उन्होंने अपने प्रोसेस को 20 साल डिले किया, उनके पास समय सिर्फ 15 साल बचा है अभी। तो उस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको फायदा नहीं होगा। 2.25 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए कविता उनको 55,000 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप शुरुआत करते हैं 5,000 से, जैसा मैंने कहा थी, बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से ये है, हर इन्वेस्टर को ये सोचना चाहिए, स्पेशली लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग हो या बच्चों की पढ़ाई हो, जो भी आपको रकम इन्वेस्ट करनी है, आप ये सोच के चलें कि ये पैसा हमने कमाया नहीं, ये पैसा हमारे पास नहीं आ रहा। अगर आप ये सोच के चलें, जैसे मैंने कहा, आपको ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, और वो जरूरी नहीं है, ये बात सही है कि 45 में आपकी इनकम लेवल ज्यादा होगी, 45 में इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके पास 55,000 रुपीज उस समय होगा। तो कहीं ना कहीं आप, क्योंकि आपने अपना प्रोसेस को डिले किया, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल और ऐसी स्टेज आपकी लाइफ की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां आप कंप्रोमाइज करेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि उस स्टेज पे आप किसी और पे डिपेंडेंट हो। तो आई थिंक अगर उसको हमें अवॉइड करना है, तो जैसा मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जितना जल्दी हो जल्द आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे रिटायर रिच होने का एक फंडा तो ये है कि आपको जल्द से जल्द अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कर देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन को काउंट इन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अक्सर जब हमें मेल्स आते हैं योर मनी पर, जब लोग लिखते हैं और रिटायरमेंट गोल के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक गलती हम पाते हैं, वो ये है कि वो अपने गोल के टारगेट्स को फिक्स नहीं कर पाते या इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर उसको सेट नहीं करते हैं, थोड़ा सा गोल को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट को खा जाता है और कैसे उसको ध्यान में रख के आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए? देखिए, इन्फ्लेशन, जब हम रिस्क की बात करते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट में दो तरह के रिस्क हैं। जब आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क है आपकी कैपिटल का, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कहीं जाके कम हो, क्योंकि आप जब शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो आपका गोल है कुछ ना कुछ, या आपको गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी गोल रहेगा, तो आप नहीं चाहते कि वहां पे रिस्क लें। तो वहां पे आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक तो डेट जैसी एसेट क्लास में होना चाहिए, और वहां पे आपको इन्फ्लेशन की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि आप अगर 30 या 35 साल के बाद अगर रिटायर होने वाले हैं, तो जो आपके खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होने वाले हैं। आज के जो खर्चे हैं वो उतने नहीं रहने वाले। तो उसको हैंडल करने का दो तरीका है। एक तो जब आप अपना प्रोसेस शुरू करें तो प्रॉपरली प्लान करें, और प्लान करने का मतलब क्या है, आपने अपना गोल तो बना लिया रिटायरमेंट प्लानिंग, तो आपको टारगेट बनाना है। आपको टारगेट ये बनाना है कि मान लीजिए अगर आज मेरे एक्सपेंसेस आप 50,000 रुपीज हैं, या 25,000 रुपये या 50,000, जो भी जिसका एक्सपेंसेस हो अभी, उस पर आपको इन्फ्लेशन देखना है, 7 या 8% का इन्फ्लेशन आप लगा के चलिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर आपको आज 20-25 हजार रुपये खर्चा है, तो उस समय आपको कम से कम 1 लाख या 1.25 लाख रुपए लगेगा। बिल्कुल। उसके हिसाब से आप अपना कॉर्पस बनाइए कि अगर मुझे उस समय पे 1 लाख रुपए महीना लगेगा तो मुझे कितना कॉर्पस लगेगा। जब आप वो कॉर्पस बनाएंगे तो आपको फिर यू हैव टू वर्क बैकवर्ड। फिर आपको ये देखना है कि मुझे उसको गोल अचीव करने के लिए पहले तो एसेट क्लास डिसाइड करेंगे, जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि आपके पास लंबा समय है, आप ऐसी एसेट क्लास में जाइए जो आपको रिटर्न अच्छा दे सके और जिसमें ये पोटेंशियल हो, क्योंकि हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, उसमें वो पोटेंशियल हो कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। यानी आपका जो फोकस है वो इक्विटी जैसी एसेट क्लास में होना चाहिए। तो ये दोनों चीज जब आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने कहा 12% का रिटर्न मान के चलते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि 25-30 साल में आपको रिटर्न इससे कहीं बेहतर मिलेगा। तो इन्फ्लेशन बीट करने का तरीका है सही एसेट क्लास में जाइए, और साथ में ये भी देखिए कि जो आपने टारगेट बनाया है वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि अगर आपने इन्फ्लेशन नहीं लिया तो हो सकता नहीं, इनफैक्ट ये डेफिनेटली होगा कि आपका जो कॉर्पस जो बनेगा वो जितनी आपको जरूरत है उससे कहीं कम होगा। तो आई थिंक इन्फ्लेशन को दोनों तरह से कंसीडर कीजिए, एसेट क्लास डिसाइड करने के लिए और अपना टारगेट बनाने के लिए, क्योंकि बिना टारगेट बनाए आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यू विल लूज ट्रैक कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो अगर उसको सही दिशा पकड़नी है तो ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन रिटायरमेंट का गोल आप पा कैसे सकते हैं? रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के लिए कहां लगाएं पैसा, और साथ ही किस तरह की इंश्योरेंस की आपको जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में भी करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
योर मनी में हम कर रहे हैं आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद और आपको बता रहे हैं नुस्खे रिटायर रिच होने के लिए। मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत उस्तिगी। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये समझा कि रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी से जल्दी शुरू करने के पीछे क्या महत्व होता है, लेकिन अब रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी कैसे चाहिए, इन द सेंस आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी चाहिए, आपका जो एसेट एलोकेशन है वो कैसे होना चाहिए, अब इससे बात करते हैं। तो जैसे कि चर्चा चल रही थी हेमंत जी, इक्विटी क्लास आपने बताया कि एक ऐसी क्लास है जो आपके रिटायरमेंट गोल को पूरी तरह से अचीव कर सकती है और जितने भी आपके बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं उनको आप फायदे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो। लेकिन अगर मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करूं तो रिटायरमेंट गोल को अचीव करने के लिए किस तरह की एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए? देखिए कविता, यहाँ पे भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होने की जरूरत है। जैसा हमने कहा, जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग की इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आप पहले अपना टारगेट बनाते हैं, फिर आप एसेट क्लास डिसाइड करते हैं और फिर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। उसी तरह से जब आप रिटायर होते हैं तो सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग जब रिटायर होते हैं तो उनको लगता है ये पैसा हमारी जिंदगी भर की कमाई है, इस पे कोई रिस्क नहीं लेना, तो सीधे सीधे जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं या ऐसी स्कीम जहां पे पैसा बिल्कुल सेफ है वहां पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो उसमें जल्दबाजी ना करें। यानी सेफ्टी देखते हैं, ग्रोथ नहीं देखते हैं, रिटर्न्स नहीं देखते हैं। बिल्कुल, आई थिंक वो टोटली इलॉजिकल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंड ये बोलता है कि देखिए ये पैसा पैसे डूब गए तो वो नहीं करना है। लेकिन क्यों गलत है हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, जब आप रिटायर हो गए तो पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारी रेगुलर इनकम कितनी चाहिए हमको। ठीक है, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, किसी का रिटायरमेंट कॉर्पस जो है वो 50 लाख रुपए है और उनकी जो मंथली रिक्वायरमेंट है वो 30,000 रुपए है, तो कुल मिला के उनको चाहिए 3,60,000। यानी अगर वो बैंक डिपॉजिट में भी डालें जहां पे 8% उनको मिले तो उनको आराम से उनका गुजारा चलेगा। 3,60,000 उनको इनकम चाहिए, 40,000 रुपए उनका बचेगा, प्रिंसिपल भी सेफ है और उनकी मंथली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। लेकिन ये हम पहले साल की बात कर रहे हैं। जैसा हमने पहले एक बात की थी, क्योंकि हमें मालूम नहीं हमारी लाइफ कितनी, हम 20 साल जिए या 25 या 30 साल, हर साल इन्फ्लेशन की वजह से हमारे खर्चे बढ़ते जाएंगे। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं लूं तो इनका अगर 10 साल के बाद खर्चा देखूंगा तो वो 60,000 रुपए हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर आपने पैसा लगा दिया स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, सीनियर सिटीजन में या जो फिक्स डिपॉजिट में, आपकी जो इनकम है वो आपने कैप कर दिया 8% पे, बिल्कुल खर्चा आपका बढ़ता जा रहा है। अब आपको 60,000 के लिए मतलब एक साल में आपको 7,20,000 रुपए चाहिए, यानी आपको 14% का रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। वो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपने 8% पे लॉक कर दिया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले अपना एनालाइज कीजिए कि कितनी इनकम की मुझे जरूरत है और फिर उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट बनाइए। तो एक तरफ तो आपको रेगुलर इनकम चाहिए, दूसरी तरफ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए। तो ये कभी ना भूलिए कि कहीं ना कहीं इन रिटायरमेंट के बाद भी, ये रिटायरमेंट से पहले की प्रॉब्लम नहीं है, रिटायरमेंट के बाद भी आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। लेकिन आप उस स्टेज पे हैं जहां पे आप पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगा सकते। लेकिन इक्विटी को पूरी तरह से पोर्टफोलियो से निकालना भी एक बहुत बड़ी गलती इग्नोर कर ही नहीं सकते। जैसा मैंने कहा, लंबी अवधि का गोल है आपका। जी, जैसा मैंने कहा आपको, सडनली आपकी रिक्वायरमेंट 14% है, कहां आप 8% कमा रहे हैं जहां आपको 14% का 6% का गैप है, ये आप एक साल में कंप्लीट नहीं कर सकते। ये कैसे कंप्लीट होगा? अगर आपने शुरुआत से ऐसा पोर्टफोलियो बनाया है जहां पे आपको 10 या 12% का रिटर्न मिल रहा है, जो 4% जो आपका बच रहा है वो कंपाउंड होते होते वो आपको मदद करेगा। जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे जब आपको 14% चाहिए, तो सडनली आप हड़बड़ा के अपना पोर्टफोलियो चेंज नहीं करेंगे। आप उसके लिए तैयार हैं। आपने शुरुआत से ऐसा पोर्टफोलियो बनाया है कि वो आगे जाके आपको जो आपका इन्फ्लेशन है उसको कवर करता जाएगा। तो सबसे पहली सलाह मेरी ये है कि हड़बड़ाहट में, आप जल्दीबाजी में अपना पोर्टफोलियो मत बनाइए। सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्फ्लेशन का जो खतरा है आपकी इनकम, आपकी लाइफ पे, उसको बिल्कुल मत भूलिए। तो ये सबसे पहले तो आपको ये देखना है किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना है। बिल्कुल। अगर हम रेगुलर इनकम की बात करें यहाँ पे, तो क्लियरली 3-4 ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं यहाँ पे। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम होती है, सीनियर सिटीजन है जहाँ पे क्वार्टरली आपको डिविडेंड मिल जाता है, या बैंक डिपॉजिट जो है फिक्स डिपॉजिट, वहां पे भी आपको मंथली इंटरेस्ट मिल जाता है। इसके साथ जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं आपको मार्केट लिंक प्रोडक्ट भी आपको लाने पड़ेंगे जो कैपिटल एप्रिसिएशन में आपको मदद करें। तो म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम्स होती हैं, जैसे मंथली इनकम प्लान है, उसकी ग्रोथ ऑप्शन में अगर आप जाएं, वहां पे आप पैसा अक्यूमुलेट करते जाइए। अभी जो टैक्स लॉज जो चेंजेस हुए हैं, 3 साल के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो आप पैसा अक्यूमुलेट करते जाइए और अक्यूमुलेट करने के बाद उसी में एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से आप रजिस्टर करके हर महीने वहां से पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप वहां पे डिविडेंड लेंगे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है करीब 28 से 30% हो जाएगा। तो आपकी काफी इनकम का बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार के पास टैक्स के रूप में चला जाएगा।
वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो आप पैसा अक्यूमुलेट कीजिए। जैसा मैंने कहा, एक चैनल आपने बनाया ट्रेडिशनल ऑप्शंस का, जो आपको इनकम दे रहा है शुरुआत में, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इनकम की जरूरत नहीं है। और दूसरा, ये जो दूसरे प्रोडक्ट हैं जैसे MIP या एसेट एलोकेशन फंड जो है, ये आपका पैसा जो है ग्रो कर रहे हैं। वो ग्रो करने के बाद, जैसा मैंने कहा, 3 या 4 साल 5 साल के बाद जब आपको जरूरत पड़े, वहां पे आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से पैसे निकालना शुरू कर दीजिए। वो रिडीम करके पैसा आपको हर महीने मिल जाएगा। उसमें भी आपको वही पैसा निकालना जितने की आपको जरूरत है, राइट। ज्यादा पैसा नहीं निकालना है। जबकि अगर आप डिविडेंड ऑप्शन लेंगे, जैसे मैंने कहा, एक तो आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा, दूसरा कितना डिविडेंड आपको मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। यहां पे आप पूरा कंट्रोल अपने पास रखते हैं। तो जैसा मैंने कहा, आई थिंक ट्रेडिशनल ऑप्शन यहाँ पे और दोनों का मिक्स करके आपको पोर्टफोलियो बनाना है, ताकि आपको किसी भी स्टेज पे एलोकेशन कैसे रखना चाहिए, कितना % आप इक्विटी में डालेंगे और कितना डेट में डालेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा, अगर आपकी आज मान लीजिए 7% रिटर्न पे आपका काम चल रहा है, तो आपको मालूम है कि कितना हिस्सा मैं रिस्क लेके डाइवर्सिफाइड फंड या जो दूसरे फंड है मार्केट लिंक, उसमें जा सकता हूं। तो वो सब डिपेंड करेगा। तो अपनी रिस्क लेने की क्षमता पे आपको डिसाइड करना होगा कि कितना आप निवेश कर सकते हैं और कितने की रिस्क उठा सकते हैं। जी, आपका कॉर्पस कितना है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, गैप कितना है। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा आपको, 8% भी अगर आप करते हैं तो 40,000 रुपये एक्सेस आपके पास। ऐसा पोर्टफोलियो बनाना बहुत आसान है, जहां पे 10-11% का आप रिटर्न ले सकते हैं। तो वो जो पैसा है 20 या 30%, जहां पे आपको लगता है जो आपको टच करने की जरूरत नहीं है, वो पैसा आप ऐसे हाइब्रिड फंड में डालते जाइए। चाहे उसका कुछ हिस्सा इक्विटी में भी जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो सीधा इक्विटी में जाना है, आप हाइब्रिड में भी जा सकते हैं। या अगर आप जानकार इन्वेस्टर हैं तो लार्ज कैप फंड या अच्छे फंड जो कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड है, उनमें डाल दीजिए। दोनों का मिक्स कीजिए, आपको किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अपने आप को किस तरह के इंश्योरेंस से हमें कवर करना होगा रिटायरमेंट के बाद, मेरे ख्याल से, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो मेडिकल खर्चा जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर किस तरह की इंश्योरेंस आपको पहले से ही लेकर रख लेनी चाहिए, जो कि आगे चल के भी रिटायरमेंट के बाद भी आप उसमें कवर रह सके? देखिए, 2 तरह की इंश्योरेंस की हम बात करते हैं जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस होती है और एक लाइफ इंश्योरेंस होती है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप जब रिटायर हो गए हैं, आपकी जो जिम्मेवारियां हैं पूरी हो गई हैं, आपके पास कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो जो लाइफ इंश्योरेंस है उसकी बहुत ज्यादा महत्व नहीं है उसमें। तो मुझे नहीं लगता उसकी किसी को ज्यादा जरूरत है। बट फिर से मैं कह दूं, हर इंडिविजुअल की सर्कमस्टेंसेस अलग है। जरूरी नहीं है कि आप रिटायरमेंट में आपकी सारी जिम्मेवारी पूरी हो गई है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में अभी भी बच्चे हैं जिनकी शादी होनी है या एजुकेशन होनी है, डिपेंड करता है आपकी मैरिज के भी बहुत सारे, जैसा मैंने कहा, इंडिविजुअल आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जरूरत है कि नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट हेल्थ इंश्योरेंस हैज टू बी द टॉप प्रायोरिटी। उसके लिए आप तब तक इंतजार ना करें। जनरली अगर आप पहले से लेकर रखें, जैसे हमेशा कहते हैं कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया भी है तो आप देखें कि वो पर्याप्त है कि नहीं है, और पहले से अपनी इंश्योरेंस करके रख लें। और उस स्टेज में इंडिविजुअल पॉलिसीज जो है फैमिली फ्लोटर से कहीं ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उस स्टेज में आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। इंडिविजुअल पॉलिसी लें, पहले से बना के रखें, ताकि उस स्टेज पे जाके आपको किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। बिल्कुल। क्विकली, समय बिल्कुल कम है हमारे पास, लेकिन जानना चाहूंगी रिटायरमेंट के बाद भी किस तरह की इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको कमाई हो सके? देखिए, जैसे मैंने कहा, ट्रेडिशनल ऑप्शन तो मैंने आपको बता दी, उनमें आप जा सकते हैं। लेकिन जो दूसरे जो ऑप्शन हैं, वहां पे आपके पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे मैंने कहा, या तो आप प्योर इक्विटी में जाएं या प्योर बैलेंस में जाएं, क्योंकि वहां जो फोकस है वो ग्रोथ के ऊपर है। तो इनकम का जो चैनल है वो बिल्कुल अलग रहना चाहिए और ग्रोथ का चैनल बिल्कुल अलग रहना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर रिटायरमेंट प्लानिंग के नुस्खे हमने आपको बता दी हैं। जल्द से जल्द अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कीजिए। सबसे पहला गोल आपका रिटायरमेंट का ही होना चाहिए, और इक्विटी इज द क्लास जो आपके पोर्टफोलियो में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपका जो गोल है वो अचीव हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रिटर्न भरने की आखिरी तारीख तो निकल गई, लेकिन अगर आपसे रिटर्न भरने में हो गई है कोई गलती या फिर अभी तक आपने नहीं भरा है रिटर्न, ऐसे में क्या करें, ये बताने के लिए ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया। बने रहिए हमारे साथ।